हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विद एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी सीजीपीएससी एसीएफ एग्जामिनेशन की पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर देखने हैं तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे टैप करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट आप कंपलसरी चेकआउट करिए। उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहाँ से आप उनको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जिन सज्जनों को मुझसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी मेंस और सीजी व्यापम से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है, वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि अभी काफ़ी सारे न्यूज़ पत्रों और आपके काफ़ी सारे जगहों पर सोशल मीडिया हैंडल्स पे कई जगह के पोस्ट किए गए हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भूपेश बघेल सरकार जो है 2500 पदों के लिए सीएसईबी में वैकेंसी निकाल रही है, जिसमें से 340 पद जो हैं वो जूनियर इंजीनियर के हैं। ठीक है, मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, और मैं आपको इस सब्जेक्ट की तैयारी करवा सकता हूँ, बट अभी तक ऐसी कोई हालिया नोटिफिकेशन अनाउंस नहीं हुआ है और ना ही कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि भूपेश बघेल जी का जो एमएलए पाटन वाला जो पेज है, उसमें भी एक पोस्ट डला हुआ है जिस पे ये वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है, तो संभावना है कि ये पद आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने सोच लिया कि आपको जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है तो आप अभी से तैयारी पर लग जाइए। ठीक है, वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी वो बात का इशू है, बट आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी प्रोफेशनल के पास से जाकर पढ़ना है, ठीक है, मैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एनआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, आप मुझसे पढ़ सकते हैं। उसके लिए भी आप नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट अपने रिस्क पे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि वैकेंसी पक्का आएगी। ठीक है, बाद में ऐसा ना हो कि आप मुझसे पढ़ ले और आप बोलेंगे कि वैकेंसी कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, नीचे दिए हुए नंबर पर, और अगर आपको पढ़ना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो रहा बात की बात। हम लोग चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है 11 से 12 जुलाई का करंट अफेयर। इसमें मैं आपको भारत, छत्तीसगढ़ और विश्व के करंट अफेयर को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और एक ही वीडियो में सभी चीज़ें मिलेगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं रेगुलर लेक्चर इसलिए नहीं बनाता क्योंकि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो पर लगभग 200 व्यू के आसपास आए पर लेक्चर, तब मुझे लेक्चर रेगुलर बनाने में मज़ा भी आएगा। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, इसलिए मैं लेक्चर नहीं डालता। उससे अच्छा है कि मैं किसी बंदे को पढ़ाऊँ और उससे मुझे पैसे भी मिलेंगे। यूट्यूब से मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता, पहली चीज़। ठीक है, वीडियो को कंपलसरी लाइक करें, नीचे कमेंट पे आप थम्स अप डाल दें, शेयर करिए इस वीडियो को एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए। तो उससे क्या होगा, व्यू आएंगे। मैं अपने तरफ से शेयर करता हूँ, लेकिन आपका शेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। अदरवाइज़ वीडियो में व्यू नहीं आएंगे तो मैं वीडियो कंटेंट रेगुलर तो आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, उसका कोई भी मतलब नहीं है। और लास्ट चीज़, अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और प्लीज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप वाला भी लिंक दिया हुआ है उसमें। अगर आप लिंक में अपने नाम और लोकेशन के साथ मैसेज करेंगे मुझे व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको व्हाट्सएप सर्विस ग्रुप में जोड़ लूँगा। उसमें ऑलरेडी 200 से ऊपर मेंबर है। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, जहाँ पे मैं आपको स्टडी मटेरियल और बाकी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो प्लीज़ ग्रुप का हिस्सा बनिए और दूसरे लोगों को भी वहाँ पर जुड़ाइए। ठीक है, ये रहा प्रमोशन। अब हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो करंट अफेयर है 11 से 12 जुलाई के बीच में बहुत कम मुझे कलेक्शन कर पाया मैं, लेकिन विश्व और भारत के काफ़ी सारे करंट अफेयर इस दौरान में हैं। तो पहले हम लोग विश्व का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, सिरसा बंदाला, इनका नाम मैंने पहले भी बताया था पिछले करंट अफेयर में, जब इनको चुना गया था स्पेस में जाने वाले नेटवर्क के लिए। ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक एयर स्पेस क्राफ्ट, इस एयरक्राफ्ट से वो मैक्सिको से रवाना हो गई है। ठीक है, न्यूज़ जो पहले आई थी वो न्यूज़ ये थी कि ये भारतीय मूल की तीसरी महिला होंगी जो कि स्पेस में जा रही है। इससे पहले कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और सिरसा बंदाला, ये तीसरी महिला है। पहली चीज़, सुनीता विलियम्स और जो सिरसा बंदाला है, ठीक है,
दोनों के दोनों अमेरिका में रहते थे, जबकि कल्पना चावला जो है उनका घर भी भारत में था। ठीक है, सिरसा बंदाला का जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, जबकि सुनीता विलियम का जन्म यहाँ नहीं हुआ था। हालांकि वो भारतीय मूल की जरूर थी, लेकिन उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए कि भारतीय मूल की दूसरी महिला जो भारत में जन्मी है, ठीक है, वो है आपकी सिरसा बंदाला, जिन्होंने स्पेस की यात्रा की है। ठीक है, अभी ये यात्रा में बैठ गई हैं, अब वो पहुंची है कि नहीं पहुंची इससे रिलेटेड अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बाकी और जो भी डेवलपमेंट वगैरह होगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आप ये याद रख लीजिए, ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है जो कि भारत में जिनका जन्म हुआ, जो स्पेस पे यात्रा कर रही हैं। पहली चीज़, ठीक है, वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसक्राफ्ट, इस स्पेसक्राफ्ट से उन्होंने स्पेस की यात्रा प्रारंभ कर दी है और वो न्यू मैक्सिको से रवाना हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी के संस्थापक भी इस यात्रा में हैं, जिनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। ठीक है, इसके अलावा 5 और क्रू मेंबर है जो इस यात्रा में उनके साथ होंगे। ठीक है, बेसिकली इनका जो काम होगा स्पेस एयरक्राफ्ट में, उनका अंतरिक्ष यात्री नंबर है 004 और उनकी भूमिका जो होगी वो होगी रिसर्चर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये इनके बारे में सारी चीज़ें, आपको इनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें याद रखनी होगी। नेक्स्ट है आपका विंबलडन। ठीक है, विंबलडन आपको जैसा कि पता होगा कि साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है और उसका फाइनल हो चुका है और उसके विनर्स का अनाउंसमेंट भी हो चुका है। ठीक है, पहले 2021 में आपके एस्ले बार्टी जो कि महिला एकल वर्ग में विनर रही, यह इनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद है जो नोवाक जोकोविक जो है वो सर्बिया के हैं और उन्होंने पुरुष एकल में अपना 20th ग्रैंड स्लैम जीता है और इसके साथ ही उन्होंने रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के 20 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड की बराबरी कर रही है। ठीक है, एस्ले बार्टी आपके ऑस्ट्रेलिया की है और ये वर्ल्ड नंबर 1 है और नोवाक जोकोविक भी वर्ल्ड नंबर 1 है, सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविक का ये 6वां विंबलडन ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, और इनका तो सेकंड ही है, तो एक एक जीता है उन्होंने, फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। एटलीस्ट आप ग्रैंड स्लैम के महिला सिंगल एवं पुरुष सिंगल में जो विनर हैं उनका नाम आप एटलीस्ट याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें और एक चीज़ आप याद रख सकते हो, अगर किसी भारतीय ने वैसे भारतीय जो है वो मिक्स डबल्स, आपके वुमेंस डबल ऐसे और आपके मेंस डबल इस टाइप के टाइटल जीतते हैं। ठीक है, भारतीय लोग कभी सिंगल्स वाले खिताब तो मैं आज तक नहीं जानता कि टेनिस ग्रैंड स्लैम किसी ने जीता है कि नहीं जीता है। ठीक है, और आपको अगर भारतीयों ने किसी प्रकार की कोई अचीवमेंट की है तो वो आपको याद रखना है, नहीं तो आप केवल मेन सिंगल और वुमेन सिंगल याद रखिए, उतना काफ़ी है। इसके अलावा आपकी श्रद्धा भक्ति, आप डबल्स वगैरह याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यूएफए यूरो कप 2020, इसका भी फाइनल होगा इसी दौरान और इटली वर्सेस इंग्लैंड के बीच में ये फाइनल हुआ था और इटली जो है वो 1968 के बाद यूरो कप चैंपियन बन गया। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा चीज़ें हैं। हालांकि मैंने यूएफए यूरो कप में जितनी भी और नेसेसरी क्या कहना चाहिए कई सारे फैक्ट्स थे वो अभी स्किप कर दिए, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो गोल मारा उसको गोल्डन बूट वगैरह मिलता है, वो सारी चीज़ें आप याद रखें। फिलहाल तो आप इतना याद रखिए कि इटली चैंपियन बना था। मैं नेक्स्ट क्लास में मेरे नोट्स पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल, ये सब के बारे में वो मैं आपको कवर करा दूंगा वहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार आपका कोपा अमेरिका कप 2021, ये याद रखिएगा यूरो कप 2020 का हुआ ना 2021 में। 2020 में एक्चुअली क्या हुआ था, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से 2020 यूरो कप जो हुआ था वो कैंसिल हो गया था, इसलिए यूरो कप 2020 लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि उसका आयोजन 2021 में किया गया था। ऐसे ही अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 का हो रहा है ना 2021 में, वो भी स्थगित हो गया था, इस वजह से अभी करा रहे हैं आपका 23 जुलाई से लेकर आपके 8 अगस्त तक। सब चीज़ें याद रखनी चाहिए डेट के वाइज, CGP से डेट भी पूछ देता। कोपा अमेरिका कप 2021 का हुआ है और इसमें फाइनल था आपके अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील के बीच में और 28 साल बाद अर्जेंटीना जो है वो कोपा कप पे अपना कब्जा जमा चुका है। ठीक है, और बतौर लियोनेल मेसी कप्तान के रूप में यह उनका पहला एक इंटरनेशनल इवेंट कप है। ठीक है,
और इस टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है नेमार और मेसी को चुना गया है। नेमार आपके ब्राज़ील के स्ट्राइकर हैं और आपके मेसी जो हैं वो अर्जेंटीना के स्ट्राइकर हैं, ठीक है। दोनों को ही सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का चुना गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी अगर कोई डेवलपमेंट होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। मतलब डेवलपमेंट का मतलब कोई फैक्ट अगर छूट गया होगा तो फिलहाल तो आप इतना याद रखिए कि अर्जेंटीना वर्सेस ब्राज़ील हुआ था और अर्जेंटीना ने 28 साल बाद कोपा कप पे अपना कब्जा जमाया और ये लियोनेल मेसी का पहला टूर्नामेंट है जिसको इंटरनेशनल इवेंट जिसको उन्होंने जीता है। को इन्फेक्शन, इसको याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी जो है को इन्फेक्शन बेसिकली क्या था, एक ही शरीर में अगर दो अलग अलग वेरिएंट के कोविड-19 के अगर वायरस आ जाते हैं तो इसके कंडीशन को बोला जाता है को इन्फेक्शन। बेल्जियम की एक महिला के शरीर में कोविड-19 के दो अलग अलग वेरिएंट पाए गए, अल्फ़ा और बीटा वेरिएंट, ठीक है। और उस महिला की हालांकि मौत हो गई, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए एक चिंताजनक बात है कि कोविड-19 के दो अलग अलग वेरिएंट जो हैं वो शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है, और दोनों की प्रतिक्रिया अलग अलग टाइप से होती है। अब वैज्ञानिक इस बात में चिंता कर रहे हैं कि इससे लड़ने के लिए वैक्सीन कितनी प्रभावी है, उसकी क्षमता को एनालिसिस किया जाएगा इसके तर्क पर। नेक्स्ट है जो आपको न्यूज़ आई है अमेरिका से, जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनकी जो सरकार चल रही है, उन्होंने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को नकार दिया है, ठीक है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी इस दावे को नकार दिया था। इसके बाद से दक्षिण चीन सागर में आपके अमेरिका और चाइना के बीच में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। और जो बाइडेन सरकार ने भी पूर्व की स्थिति को यथावत रखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने भी चाइना के दावों को नकार दिया। चाइना जिस क्षेत्र पर अपना अधिकार जता रहा है वो बेसिकली क्षेत्र जो है फिलीपींस के नियंत्रण में आता है, ठीक है। वहाँ पर एक आइलैंड है जिसका नाम है स्ट्रेचली आइलैंड, जिसको फिलीपींस अपना क्षेत्र मानता है, जबकि चाइना जो चाहता है कि वो सभी आइलैंड्स पे अपना कब्जा जमा सके। रीज़न उसका ये है कि दक्षिण चीन सागर में काफ़ी सारे ऐसे आइलैंड हैं जहाँ पे कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा पावरफुल होगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना इन रिसोर्सेज पे अपना कब्जा जमा ले, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चाइना जो है सुपर पावर की रेस में अमेरिका से आगे निकल जाएगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। इसलिए अमेरिका जो है वो फिलीपीन का साथ दे रहा है और उनकी रक्षा करने के लिए अमेरिका और फिलीपींस के मध्य करार हुआ है, ठीक है। क्योंकि फिलीपींस एक छोटी सी कंट्री है और अमेरिका उसको एक मोहरे की तरह यूज़ कर रहा है चाइना से पंगा लेने के लिए वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको डेवलपमेंट थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीएस के सेकंड पेपर, जीएस बोलता हूँ, निबंध का सेकंड पेपर आपके मेंस का, उसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित भी एक करंट अफेयर वाला आपका निबंध है, तो आपको ये सभी चीज़ें भी याद होना चाहिए। अब भारत का इस पर क्या टेक है वो बात की बात है, फिलहाल तो हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे। तो ये था विश्व का करंट अफेयर आपके 11 से 12 जुलाई के बीच में। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के कुछ करंट अफेयर महत्वपूर्ण, वो हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से 11 से 12 जुलाई के बीच में भारत का करंट अफेयर देख लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो मैं सेकंड टेक में शूट कर रहा हूँ। क्या हुआ था, मुझे कुछ चीज़ें मिटानी पड़ी थी, ठीक है, और मेरी क्लास चलते रहती है तो शेड्यूल मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। चलो हम लोग भारत का करंट अफेयर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की चीज़ें करेंगे डिस्कस। सबसे पहले भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन का उद्घाटन देहरादून के देवबंद में किया गया है, ठीक है। अब ये क्रिप्टोगैमिक होता क्या है? क्रिप्टोगैमिक वो पौधे, आदिम पौधे होते हैं जो बीजों से प्रजनन नहीं करते, ठीक है। इसके अगर एग्जाम्पल की बात बोले तो शैवाल, जैसे कि शैवाल हो गया, काई हो गया, फर्न हो गया, लाइकेन हो गया, इन सभी की प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए बेसिकली आपका ये क्रिप्टोगैमिक गार्डन बनाया गया है आपके देहरादून के देवबंद में, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक नवीन पॉलिसी लाई है और बेसिकली काफ़ी डिबेटेबल इशू है राइट नाउ, क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश के साथ साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी ऐसी मंशा जताई है कि वो जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक कानून अपने राज्य में लाएंगे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश ने ये पहल कर दी है और ये पूरे भारत में अब डिबेट चल पड़ी है कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ठीक है।
और हाँ, मैंने जैसे कि न्यूज़पेपरों और क्या बोलते हैं टीवी के माध्यम से सुना है कि भारत सरकार भी हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक पॉलिसी ला सकती है, ठीक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ठीक है, और उतनी तेज़ी से अगर जनसंख्या आगे बढ़ेगी तो बहुत प्रकार की परेशानी होती है, संसाधनों की वैसे ही कमी है, सरकारी नौकरियां वैसे भी नहीं मिल रही है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो लेकिन वैकेंसी आ नहीं रही है, क्या कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 बच्चे से अधिक अगर किसी के हैं तो वो सरकारी योजना की पात्रता खो देंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की वो 2021 से लेकर 2030 के बीच में लागू रहेगी, ठीक है। और उसमें राशन कार्ड में जो यूनिट मतलब व्यक्तियों की संख्या 4 रखी गई, मतलब 2 बच्चे और आपके 2 पति पत्नी, ठीक है। बेसिकली इसका लक्ष्य क्या है, प्रजनन दर को 2.7 से 2.1 तक लाने का लक्ष्य है पहले, और वो 5 वर्षीय योजना बनाई गई है, मतलब 2026 तक इतना आपको करना है, और 2030 तक 1.7 प्रजनन दर को लाने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब ये इन 10 वर्षों में योगी सरकार चाहती है कि आपका जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें 1% प्रजनन दर की कमी आ जाए, ठीक है, मतलब बच्चे पैदा करने का जो रेट है वो कम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2030 तक उनकी एक और योजना है कि जीवन प्रत्याशा का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति अपने लाइफ में कितना जी पाता है, उसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। वो 64.3 से उसको 69 तक करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। जो व्यक्ति इस कानून को फॉलो नहीं करता उसको सरकारी नौकरियों में अप्लाई करने की पात्रता नहीं होगी। सेकंड चीज़, सरकारी नौकरी में अगर वो है तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसको, लेकिन ये ज़रूरी भी है क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और उतना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका जो न्यूज़ आई है आपके जस्टिस सुजाता मनोहर, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज एवं बॉम्बे हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज थी, ठीक है। उनको एक ऑनर मतलब सम्मान मिला है जिसका नाम है रूथ बैडर गिन्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर सम्मान, ठीक है। ये रूथ बैडर जो थे वो एक प्रकार के जज ही थे और उनके सम्मान में ये ऑनर दिया जाता है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिस सुजाता मनोहर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असम से ही जो न्यूज़ आई है। असम ने एक नया विभाग बनाया है जनजातियों एवं स्वदेशी समुदायों की आस्था संस्कृति एवं परंपरा की रक्षा के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कि असम में कई सारी जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि आपका बोडो कुकी अहोम, ये मेन ट्राइब है वहाँ पर, ठीक है। और अहोम जो है वहाँ पे अहोम आंदोलन भी हुआ था, ठीक है, जनजातीय आंदोलन था वो, ठीक है, अहोम ट्राइब के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो है स्पेसिफिक उनके लिए लॉ है, बट फिर भी उनके संस्कृति एवं उनकी क्या कहना चाहिए मान्यताओं पर लगातार अटैक हो रहा है और उनकी सभ्यता एवं संस्कृति लगातार नष्ट हो रही है। तो इसको बचाने के लिए हेमंत विश्व शर्मा की जो सरकार है उन्होंने एक नए विभाग की घोषणा की है जिसका नाम ही है स्वदेशी आस्था एवं संस्कृति विभाग, जो कि बेसिकली क्या काम करेगी, आपकी जनजातियों एवं स्वदेशी समुदाय की जो आस्था परंपरा एवं संस्कृति है उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास करेगी, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में एक हाल ही में कुछ लोगों के द्वारा ये मांग उठ रही है कि तमिलनाडु के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र मतलब आपके पश्चिम के कई सारे ज़िले जिनमें कोयम्बटूर और बाकी सारे क्षेत्र आते हैं, उन सबको अलग करके एक यूटी बनाने की मांग हो रही है। और जो वो क्षेत्र कहलाएगा उसको कोंगी नाडु बोलते हैं, कोंगी नाडु, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि एक बार कैटालोनिया वाला क्वेश्चन आपके उसमें आ गया था व्यापम में। स्पेन से अलग होके कैटालोनिया एक अलग प्रांत, वहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, वो तो इंटरनेशनल करंट अफेयर था, ठीक है। तो आप कोंगी नाडु आपको CGPSC या CG व्यापम में पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखना। ये बेसिकली वो क्षेत्र होगा पश्चिमी जिलों को अलग कर यूटी बनाने की मांग। हालांकि सरकार ने पूरी तरीके से इस न्यूज़ को खारिज किया है कि ऐसा कोई भी मूवमेंट नहीं चल रहा है वहाँ पर कि वो कोंगी नाडु की मांग कर रहा है, बट फिर भी ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मांग उठ रही है। वैसे ही आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में आपके
जो ऊपर वाला क्षेत्र है वहाँ पे गोरखालैंड बनाने की मांग उठ रही है, ठीक है। ऐसे ही आपके महाराष्ट्र में विदर्भ को लेकर मांग उठती है, ठीक है। आपके उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की बात होती है। तो ये सारी चीज़ें लगातार होते रहती है। इसी प्रकार आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका बोडोलैंड बनाने की मांग होती है, ठीक है। और आपके नागा वाले क्षेत्र में भी बहुत सारे क्षेत्रों को मिला के अलग अलग देश बनाने की मांग होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो ये आपके था 11 से 12 जुलाई के बीच में भारत का करंट अफेयर। थोड़े से करंट अफेयर आपके छत्तीसगढ़ के हैं, उतना ज़्यादा मैं कलेक्ट नहीं कर पाया हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया। जो भी होगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में और आगे मैं आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। उसके लिए हम लोग थोड़ी देर पे देखते हैं। तो चलिए 11 से 12 जुलाई के बीच में छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर देख लेते हैं। हालांकि करंट अफेयर ज़्यादा मैं कलेक्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि फालतू के करंट अफेयर कलेक्ट करके और उनको बताने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और वो करंट अफेयर होता भी नहीं है। और कई सारे मजा ना जाने कितने सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं जो कि बिना मतलब के करंट अफेयर आपको बताते रहते हैं। आप उनको देखो तो उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ठीक है। और रीज़न ये है क्योंकि अननेसेसरली चीज़ों को कलेक्ट करके आप लास्ट एग्ज़ाम के दिन तक कितना याद रख पाते हो वही ज़रूरी है, ठीक है। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको मिनिमम करंट अफेयर और आपको मैक्सिमम आउटपुट दिला सकूँ एग्ज़ाम के फॉर्म में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो पहला करंट अफेयर 11 से 12 जुलाई के बीच में पंडरी रायपुर में प्रदेश का पहला सरकारी वैद्य अस्पताल बनाया गया। बेसिकली क्या है कि ग्रामीण अंचलों के काफ़ी सारे लोग जो हैं आज भी ऑर्डिनरी जो हमारे अस्पताल है वहाँ पर ना जाने की अपेक्षा वैद्य के पास ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। और सरकार ने ये सोचा कि इसके एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट बना दिया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी सारे वैद्यों को लाकर यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जिससे आपके ग्रामीण अंचल के लोग जो हैं वैद्य की सुविधा ले सकते हैं वहाँ पर डायरेक्टली। और एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पंडरी रायपुर में आपका प्रदेश का पहला सरकारी वैद्य अस्पताल है। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है आपके बालोद जिले से। बालोद जिले के तरौद देहान के आसपास 7 किलोमीटर की एक बाईपास सड़क बन रही है जिसे कई सारे पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर एक पर्यावरण प्रेमी है जिनका नाम वीरेंद्र सिंह है, जो खुद को ग्रीन कमांडो बोलते हैं। और इनके साथ कई सारे लोग शामिल हैं, वो अपने आप को ग्रीन कमांडो बोलते हैं। इनके नेतृत्व में एक आंदोलन चल रहा है जिसमें वो भी चिपको आंदोलन के टाइप पेड़ को अपने गले से लगाकर चिपक गए हैं और वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अब उनके आंदोलन का क्या असर होता है वो जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन के जो प्रवर्तक थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट और आपके सुंदरलाल बहुगुणा। और सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है, ठीक है। अभी हाल ही में निधन हुआ है ना उनका, याद रखना इनको। तो वो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार का एक प्रयास बहुत पहले किया गया था जनजाति विद्रोह में। अगर आप पढ़ोगे तो कोई विद्रोह जिसमें ये नारा दिया गया था एक सर एक साल वृक्ष बराबर, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये आंदोलन किया गया था आपके अंग्रेजों के अगेंस्ट। उसी टाइप का कुछ आंदोलन यहाँ पर करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसका क्या परिणाम होता है वो हम फ्यूचर में देखेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का करंट अफेयर देखेंगे। मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि मैं आपको अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करूं, जैसे कि मैं आपको दे रहा था पर्यावरण सब्जेक्ट का और कंप्यूटर सब्जेक्ट का भी दे चुका हूं। कुछ वीडियो लेक्चर आपके भूगोल से रिलेटेड है और कुछ अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूँ। लेकिन उन वीडियो को कंटिन्यू ना करने की मेन वजह यही है कि आपका सपोर्ट ना करना। अगर आप सपोर्ट करोगे ही नहीं तो 50-60 व्यू लेके मैं क्या करूँगा बताओ। अभी मेरे चैनल पे 700 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। आज की डेट में मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने सब्सक्राइबर हाइड करके रखा हुआ है मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 700 सब्सक्राइबर हैं लेकिन 200 व्यू भी नहीं आ रहे। और ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर आप वीडियो देखोगे नहीं और वीडियो शेयर नहीं करोगे, उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं आपको वीडियो लेक्चर क्यों प्रोवाइड करूँ। मेरा भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, वीडियो को कंपलसरी लाइक करो, नीचे कमेंट में थम्स अप डालो, शेयर करो एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, और वे या फिर मंडी निरीक्षक CGPSC से जुड़े हुए बाकी सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं
उनको ज़रूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सअप वाले लिंक पर टैप करके आप व्हाट्सअप सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए, बस मैं यही चाहता हूँ। और हाँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। व्यूज़ आएंगे तो मैं पक्का आपको और लेक्चर बना के दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।